बच्चों हम बात कर रहे हैं रोकड़ प्रवाह विवरण की, और पिछले भाग में हमने तीनों गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह विवरण किस प्रकार से तैयार किया जाता है इसके बारे में बात की थी, और साथ ही साथ उसका एक प्रैक्टिस के लिए उदाहरण संख्या 7 किया था। अब आपकी पाठ्य पुस्तक में उस तरीके के कुछ और उदाहरण दिए गए हैं जिनकी बात करने जा रहे हैं। आज के भाग में हम आपकी पाठ्य पुस्तक के अब सभी उदाहरण जो बचे हुए हैं उनकी बात करेंगे, उदाहरण संख्या 8, 9 और 10 की। तो आइए शुरू करते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक के उदाहरण संख्या 8। निम्नलिखित जानकारी से जेरॉक्स लिमिटेड के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार कीजिए। क्या सूचना आपको दी गई है? बैलेंस शीट जिसमें शेयर कैपिटल दी गई है 2016 की 10 लाख रुपए और 2017 की 15 लाख रुपए। आरक्षित एवं अधिशेष यानी रिजर्व एंड सरप्लस दिए गए हैं 6 लाख से 7,50,000 रुपए। तो जैसा कि अंश पूंजी की अगर कोई सूचना नहीं है तो 10 लाख से 15 लाख हो रही है, इसका मतलब ये इश्यू ऑफ शेयर है और वित्तीय गतिविधि में इनफ्लो के रूप में दिखाया जाएगा। आरक्षित एवं अधिशेष का शेष ऑपरेटिंग एक्टिविटी में करंट ईयर का प्रॉफिट काउंट करने के काम लिया जाता है। दीर्घकालीन ऋण पहले वर्ष 2 लाख थे लेकिन दूसरे वर्ष 1 लाख रुपए ही रह गए, और साथ ही साथ इसके खातों पर टिप्पणी के बारे में बता रखा है, उसके बारे में बात करेंगे। चालू देयताओं में व्यापारिक देय ट्रेड पेबल दिया हुआ है और साथ ही साथ दे रखा है प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स की अगर नीचे सूचना होगी तो खाता बनाएंगे, वरना ओपनिंग बैलेंस जो 80,000 है उसे ऑपरेटिंग में से घटाएंगे और 95,000 क्लोजिंग बैलेंस को नेट प्रॉफिट में जोड़ देंगे ताकि वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में चेंज हो सके। संपत्तियों में यहां पर मूर्त परिसंपत्तियां दे रखी है 12 लाख से 10,10,000। अमूर्त परिसंपत्तियां ख्याति 2 लाख से 1,20,000। ख्याति कम हो रही है स्टूडेंट्स तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जोड़ी जाएगी। विनियोग आपको दे रखे हैं प्रथम वर्ष 0 और दूसरे वर्ष दे रखे हैं 6 लाख के, इसका मतलब परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है। आगे बढ़े तो इन्वेंट्री जो कि बढ़ रही है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में शामिल की जाएगी। व्यापारिक रहतिया वो भी बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में शामिल किया जाएगा। और रोकड़ एवं रोकड़ तुल्यांक नीचे ही नीचे लिया जाएगा जैसा कि आप जानते हैं। नीचे की सूचनाएं से पहले खातों की टिप्पणियां दे रखी है और सबसे इंपॉर्टेंट है दीर्घकालीन ऋण। आपको नजर आ रहा है 9% दीर्घकालीन ऋण 2 लाख रुपए था लेकिन दूसरे साल कुछ भी नहीं है, इसका मतलब पूरा 2 लाख का ऋण आपने चुकाया है। तो आपको यहां पर भ्रांति हो रही थी कि 2 लाख से 1 लाख हो रहा है, जबकि फुटनोट देखकर हमें पता चला कि दोनों अलग अलग हैं। ये 2 लाख है 9% ऋण पत्र जिनका हमने इस बार शोधन कर दिया, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखे जाएंगे रीपेमेंट या रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। और ये 1 लाख तो आपने इस बार नया जारी किया है जैसा कि इससे पता चल रहा है। इसको देखकर 5% बैंक लोन जो प्रथम वर्ष में कुछ नहीं था लेकिन बाद में हमने 1 लाख रुपए का लिया है, तो ये लिखा जाएगा लोन टेकन। ये दोनों ही मदे फाइनेंसिंग में लिखी जाएगी। और इनके ब्याज के संबंध में बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखिएगा, अप्रैल 2016 को 9% ऋण का शोधन, साल के शुरू में इनका शोधन कर दिया, तो इस बार इन्हें कोई ब्याज नहीं देंगे। और जब ब्याज का भुगतान नहीं करेंगे तो ना ही ऑपरेटिंग में से जोड़ेंगे और ना ही फाइनेंसिंग में घटाएंगे। और जो नया लोन लिया है वो 31 मार्च 17 को लिया है, इस कारण इस साल इनका कोई ब्याज नहीं बनता है। तो केवल आपको 9% डिबेंचर को फाइनेंसिंग में लिखना है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 2 लाख बंद में, और साथ ही साथ 1 लाख रुपए लोन टेकन लिखना है। आगे अगर बात की जाए तो मूर्त परिसंपत्तियों में भूमि भवन जो कि पहले वर्ष 8 लाख का फिर 6,50,000 का, घटने के 2 कारण, या तो बेचा या डेप्रिसिएशन लगाया। संयंत्र एवं मशीनरी प्रथम वर्ष 4 लाख जबकि बाद में 3,60,000, घटने के 2 कारण, या तो बेचा या डेप्रिसिएशन लगाया, वो सूचनाओं पर निर्भर करता है। रोकड़ एवं रोकड़ तुल्यांक का नीचे ही नीचे यूज किया जाता है। कैश में कितना, बैंक में कितना, इसका आपके प्रश्न पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रस्तावित लाभांश की राशि 1,50,000 रुपए, लाभांश केवल एक ही राशि का दे रखा है 1,50,000 रुपए, तो उतना का उतना ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जोड़ना है और वो की वो राशि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से क्या करनी है, लेस करनी है। आयकर चुकाया गया जिसमें 15,000 रुपए लाभांश कर की राशि शामिल है। ये व्यवस्थाएं अब तो कंपनी अधिनियम में बंद कर दी गई हैं, लेकिन पहले ऐसा होता था कि लाभांश पर लाभांश कर भी कंपनियां ही चुकाती थी, निगम ही चुकाती थी। तो आपको क्या करना है, लाभ जितना कर चुकाया है उसमें से 15,000 रुपए जो लाभांश कर है
उसे आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेस करना है और बाकी जो कर है उसे आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेस करना है। 1,50,000 रुपए पुस्तक मूल्य के भूमि एवं भवन को 10% लाभ पर बेचा, आपको भूमि एवं भवन अकाउंट बनाना होगा, वहां बात करेंगे। संयंत्र मशीनरी अकाउंट भी बनाना होगा क्योंकि 10% हांस लगाया है। तो वर्किंग नोट में यहां पर आपके पास 2 अकाउंट बनेंगे, एक इक्विपमेंट अकाउंट और एक प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। लेकिन सबसे पहले करंट ईयर का प्रॉफिट मैं काउंट करना चाहूंगा और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आरक्षित व अधिशेष का जो अंतर है वो 1.5 लाख आ रहा है। अब हमें ढूंढना है टैक्स। टैक्स के नीचे कोई सूचना नहीं दी है इसलिए 80,000 रुपए को चुकाया हुआ मानेंगे और उसे ही आपको जोड़ देना है। किसमें जोड़ देना है? करंट ईयर के प्रॉफिट में। तो यहां पर अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स तो 1.5 लाख रुपए ये है और क्लोजिंग जो टैक्स है वो है 95,000। 80,000 तो चुकाया हुआ है तो 95,000 को आप ऐड करेंगे। लेकिन टैक्स अकाउंट बनाकर चेक कर लेते हैं और कुछ बात आपको समझा देते हैं ताकि लाभांश कर के लिए आप कंफ्यूज ना हो। तो चलिए बात करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस है 80,000 और क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है 95,000। प्रश्न में कोई सूचना नहीं है कर कितना चुकाया, तो हम ये ही मानेंगे कि हमने 80,000 रुपए टैक्स के चुकाए हैं। ओपनिंग बैलेंस को चुकाया हुआ मानते हैं जैसा कि आपको बार बार सिखाया गया। लेकिन इसमें 15,000 रुपए लाभांश करके तो वो हम अलग अलग कर देते हैं। 65,000 रुपए तो वास्तविक रूप में हमने टैक्स चुकाया है और 15,000 रुपए हमने लाभांश करके चुकाए हैं। दोनों को अलग अलग करने का कारण सिर्फ आपको समझाना है। ये 15,000 रुपए फाइनेंसिंग में लिखे जाएंगे और ये 65,000 रुपए ऑपरेटिंग में से घटाए जाएंगे। अब आप इसका टोटल लगा सकते हैं। तो ये टोटल आ रहा है 1,75,000 रुपए। उसमें से आप 80,000 घटाएंगे तो वापस पीएनएल से चार्ज किया कितना? 95,000। तो बात वही है स्टूडेंट्स कि आपने ओपनिंग को चुकाया हुआ माना है और क्लोजिंग को चार्ज किया हुआ माना है। अब करंट ईयर का प्रॉफिट अगर हम निकालें तो रिजर्व से अंतर जो आ रहा है वो आ रहा है 1,50,000 रुपए। कैसे? प्रथम वर्ष का जो रिजर्व दिया गया है वो दिया गया है 6 लाख रुपए, जबकि द्वितीय वर्ष का जो रिजर्व दिया गया है वो दिया गया है 7,50,000 रुपए। तो करंट ईयर का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,50,000। टैक्स आपने कितना चार्ज किया? 95,000। तो करंट ईयर का प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया 2,45,000। इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ले जाएंगे। इसके अलावा और कौन कौन सी मदें हैं जिन्हें आपको ऐड करना होगा? तो लाभांश 1,50,000 रुपए नीचे दिया हुआ है वो ऐड होगा। इसके अलावा 10% इक्विपमेंट भूमि या भवन को आपने 10% लाभ पर बेचा है तो 15,000 रुपए प्रॉफिट का लेस होगा। संयंत्र व मशीनरी पर 10% हांस लगाया है तो संयंत्र व मशीनरी कितनी है वो देखनी होगी। उसका 10% डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड किया जाएगा। तो जोड़ने की मद एक तो डेप्रिसिएशन मिली है, एक हमें मिला है लाभांश, इसके अलावा एक हमें मिला है घटाने के लिए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट। इसके अलावा हमें गुडविल भी मिली है क्योंकि गुडविल यहां पर लेस हो रही है, 2 लाख से 1,80,000 हो रही है। तो आइए बात करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की ही। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी में यहां पर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन आपने काउंट किया है 2,45,000। अब सबसे पहले आपसे बात करते हैं डेप्रिसिएशन की और यहां पर जो डेप्रिसिएशन है स्टूडेंट्स वो लगाया गया है प्लांट एंड मशीनरी पर 10%। 4 लाख का 10% होता है कितना? 40,000। तो यहां पर 40,000 डेप्रिसिएशन के ले लीजिए। डिविडेंड जो कि 1,50,000 रुपए फर्स्ट समायोजन में दिया गया है ये यहां पर ऐड होकर और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेस होगा। गुडविल रिटर्न ऑफ जो कि 20,000 है और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड जो कि लेस करना है कितना? 15,000 रुपए। इन सभी का रिजल्ट आप निकाल लीजिए। तो 1,50 और 40, 1,90, 2,10 तो ये आता है 1,95,000 रुपए और 2,45 में 1,95,000 रुपए आप ऐड कर दीजिए। और जब आप ऐसा करते हैं तो इसका जो परिणाम है स्टूडेंट्स वो निकल कर आता है 4,40,000 जिसे कहेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल
चेंजेस। अब बात करते हैं वर्किंग कैपिटल की। तो वर्किंग कैपिटल में सबसे पहले हमें देखना होगा ट्रेड पेबल, जो कि 1/10 से 1 लाख हो रहे हैं, यानी डिक्रीज इन ट्रेड पेबल। तो 10,000 आप बंद में लिखेंगे क्योंकि इसका मतलब पैसा जाना होता है। इसके बाद में अगर बात करें तो आपको नजर आ रहा है करंट असेट्स में इन्वेंट्री, जो कि 1 लाख से 81 हो रहा है, इसका मतलब 80,000 से इन्वेंट्री बढ़ रहा है, तो पैसा गया है, इसे भी बंद में लिखेंगे। और ट्रेड रिसीवेबल 50,000 से बढ़ रहे, इसे भी बंद में लिखेंगे। तो ट्रेड रिसीवेबल 50,000 बंद में, और इंक्रीज इन इन्वेंट्री जो है स्टूडेंट्स वो है 80,000 बंद में। इन सभी का रिजल्ट आप बाहर ले जाइए, और जब लेकर जाते हैं तो 1,40,000 रुपए ये रिजल्ट आता है। और अगर इसकी बात की जाए तो 440 में से 140 को घटाने के बाद कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन जो होगा वो होगा 3 लाख रुपए। इसमें से टैक्स पेड को आप लेस करेंगे, और टैक्स पेड कितना है? टैक्स पेड है केवल 65,000 रुपए। तो जैसा कि मैंने खाते में आपको बताया था, और 65,000 रुपए घटाने के बाद जो राशि बचती है वो बचती है आपके 2,35,000 रुपए, जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी की क्या है? नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश इनफ्लो हुआ है 2,35,000। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए हमें 2 मदें नजर आ रही है यहाँ पर। कौन कौन सी? एक तो भूमि व भवन, जिसे स्पष्ट पता चल रहा है कि हमने बेचा है, और एक प्लांट एंड मशीनरी। इन दोनों के ही अकाउंट हम बना लेते हैं। तो पहले बात करना चाहेंगे लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग की अगर बात करूं तो लैंड एंड बिल्डिंग के जो बैलेंसेज हैं स्टूडेंट्स वो आपको दिए गए हैं 8 लाख और 6,50,000। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे 8 लाख रुपए, और फिर लिखेंगे 6,50,000 रुपए। जैसा कि सूचना हमें क्या दी गई है? हमें सूचना दी गई है 1,50,000 के लैंड एंड बिल्डिंग को 10% के लाभ पर बेचा। तो 1,50,000 में 10% जोड़ने पर 1,65 में आपने बेचा है। तो यहां पर आप लिखेंगे 1,65,000 रुपए, और साथ ही साथ प्रॉफिट लिखेंगे 15,000 रुपए। और जब आप देखेंगे तो ये खाता दोनों तरफ से बराबर हो गया है, यानी इसमें कोई अंतर नहीं है। तो अगर बात करूं तो केवल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 1,65,000 रुपए सेल ऑफ इक्विपमेंट के नाम से लिखे जाएंगे। बात करें अगर प्लांट एंड मशीनरी की, तो ओपनिंग बैलेंस जो दिया गया है वो 4 लाख रुपए दिया गया है। क्लोजिंग बैलेंस जो दिया गया है वो 360 दिया गया है। 10% मूल्यह्रास 40,000 रुपए लगाने के बाद ये खाता भी दोनों तरफ से क्या होता है स्टूडेंट्स? बराबर आता है, यानी इसमें कोई कैश इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हुआ है। इसके अलावा एक मद और है जिस पर आपको ध्यान देना होगा, और वो है विनियोग। विनियोग को अगर मैं देखता हूं स्टूडेंट्स तो वो हो रहे हैं 0 से 6 लाख। इसका मतलब 6 लाख रुपए के विनियोग संस्था के द्वारा इस बार क्रय किए गए हैं। तो यहां पर अगर बात करें तो किस तरीके से हम दिखाएंगे? लैंड एंड बिल्डिंग 1,65,000 ओपन में, क्योंकि ये आपने बेची है, और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 6 लाख कोष्टक में, क्योंकि ये आपने खरीदे हैं। और जब इसका रिजल्ट हम निकालते हैं स्टूडेंट्स तो ये आता है 4,35,000 रुपए कोष्टक में लिखे जाएंगे। क्यों लिखे जाएंगे कोष्टक में? क्योंकि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से क्या है? आउटफ्लो हो रहा है, ऋणात्मक शेष बच रहा है, पैसा गया है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी को समझाने के लिए पहली मद लाभांश 1,50,000 रुपए चुकाया है, लाभांश पर कर 15,000 रुपए चुकाया है। ये दोनों फाइनेंसिंग में बंद में लिखे जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करूं तो शेयर्स आपने जारी किए हैं स्टूडेंट्स कितने के? 5 लाख रुपए के। इशू ऑफ शेयर 5 लाख ओपन में लिखे जाएंगे। साथ ही साथ आपने एक लोन ऋण पत्र 2 लाख रुपए का शोधन किया है और 1 लाख रुपए का ऋण लिया है। इन 5 मदों को आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शामिल करना होगा। तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर 5 लाख ओपन में, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 2 लाख बंद में, क्योंकि आपने इनका शोधन किया है। 1 लाख रुपए आपने बैंक लोन से प्राप्त किए हैं, जैसा कि प्रश्न में लिखा हुआ है। डिविडेंड पेड 1,50,000 रुपए, और इसको आप बंद में लिखेंगे। और डिविडेंड टैक्स जो कि आपने 15,000 रुपए चुकाया है, तो ये बंद में लिखा जाएगा। इनका रिजल्ट
जो भी होगा वो आप बाहर लिख दीजिए। तो यहाँ पर रिजल्ट होगा 5 और 1 6 लाख तो आ रहा है और 3,65,000 रुपये जा रहा है। तो 6 लाख में से 3,65,000 रुपये जब आप लेस करते हैं तो आपका परिणाम बचता है 2,35,000 रुपये, जो कि आउटफ्लो है, क्योंकि आउटफ्लो नहीं इनफ्लो है, क्योंकि धनात्मक बच रहा है। अब बात करते हैं तीनों एक्टिविटीज को मिक्स करने की। तो तीनों एक्टिविटीज का परिणाम अगर आप मिक्स करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपके पास तीनों एक्टिविटीज का जो परिणाम है वो क्या क्या है। 2,35,000 रुपये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का इनफ्लो है, 2,35,000 फाइनेंसिंग एक्टिविटी का इनफ्लो है। जब इसे जोड़ते हैं तो 4,70,000 रुपये, जबकि 4,35,000 रुपये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो है, यानी नेट कैश इंक्रीज मात्र आता है 35,000 रुपये। तो आप लिखेंगे नेट कैश इंक्रीज जो है वो है 35,000 रुपये ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक्टिविटीज का। इसके बाद आप इसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जोड़ेंगे और आपको ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नजर आ रहा है 3,40,000, और जब आप 35,000 में 3,40,000 को ऐड करेंगे तो आपका रिजल्ट क्लोजिंग कैश इक्विवेलेंट 3,75,000 के इक्विवेलेंट आता है, जो कि आपके उत्तर की जांच कर देता है। उदाहरण संख्या 8 को पूरा करने के बाद अब बात करते हैं उदाहरण संख्या 9 की। निम्नलिखित विवरण ओसवाल मिल लिमिटेड से संबंधित है। वर्ष की समाप्ति हेतु 31 मार्च 2015 पर रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करें। आपको सूचनाएं जो दी गई हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। अंशधारक निधि अंश पूंजी दी गई है 1300, कॉर्नर में यहां पर लिखा हुआ है रुपीज इन लैक्स, तो आपको क्वेश्चन में उसी हिसाब से इसको सॉल्व करना है। एक्चुअली ये 1300 लाख है, लेकिन आपको इसे 1300 की तरह ही ट्रीट करना है, और जब कैश फ्लो आप बनाएं तो वहां पर भी आप इस तरीके से कॉर्नर में लिख सकते हैं। तो यहां अगर बात करें तो अंश पूंजी जो दी गई है वो प्रथम वर्ष की तो दी गई है 1400 और द्वितीय वर्ष की दी गई है 1300। इसको देखकर ये पता लगता है कि वास्तव में 100 जो अंश पूंजी में कमी हो रही है उसे आप शोधन या बायबैक सूचनाओं पर डिपेंड करता है, लेकिन ये वित्तीय गतिविधि में कोष्टक में लिखी जाएगी क्योंकि ये आउटफ्लो है। आरक्षित एवं अधिशेष का अंतर चालू वर्ष का प्रॉफिट बताएगा, जिससे कि आप परिचालन गतिविधि की शुरुआत करते हैं। अल्पकालीन ऋण और व्यापारिक देय, ये एक नई चीज आई है स्टूडेंट्स। अगर अल्पकालीन ऋण की नाम की मद हो तो इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ना लेकर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही आपको लेना होगा, क्योंकि अल्पकालीन ऋणों को फाइनेंसिंग गतिविधि में ही शामिल किया जाता है। तो ये 600 से 200 हो रहा है, इसका मतलब 400 के ऋण का आपने भुगतान किया है। बाकी करंट लायबिलिटीज को आप ऑपरेटिंग में शामिल करते हैं, लेकिन अल्पकालीन ऋण को आप लेंगे कहां पर, वित्तीय गतिविधियों में। तो यहां पर ये 400 की कमी बता रहा है, इसका मतलब आपने ऋण का पुनर्भुगतान कर दिया है। व्यापारिक देय जो कि 400 से 500 रहे, यानी इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, जो कि ऑपरेटिंग में शामिल किए जाएंगे। उसके बाद में अगर बात की जाए तो स्थायी परिसंपत्तियां 2400 से 2400 ही दी गई है। गैर चालू निवेश 200 से 300 दिए गए हैं। अगर कोई सूचना नहीं है तो इससे स्पष्ट पता चलता है कि 100 रुपए के इन्वेस्टमेंट आपने क्रय किए हैं। आगे अगर बात करें तो रहतिया जो कि 1300 से 1200 यानी कि कमी को बताता है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में शामिल होगा। व्यापारिक प्राप्य 900 से 800, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में शामिल होगा। रोकड़ एवं रोकड़ तुल्यांक को नीचे लिया जाएगा। ओपनिंग बैलेंस 800 है और क्लोजिंग बैलेंस 1200 है, जिससे आपके उत्तर की जांच होगी। आगे अगर बात करें तो अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम जो कि दिए गए हैं 800 एवं 800, ठीक है। नीचे की सूचनाएं पढ़ें उससे पहले खातों पर टिप्पणियां जो दी गई है, तो सबसे पहले आपको अंश पूंजी के बारे में बताना चाहूंगा। जो अंश पूंजी आपको 2016 की 1400 और 2017 की 1300 रुपए दी गई थी, तो वहां अगर बात करें तो उसके जो अंतर विभाजन करके जो बताया गया, तो समता अंश पूंजी में तो आप देखेंगे कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन जो अधिमान अंश पूंजी है वो 400 से 300 हो रही है। ये 1400 और 1300 ये वाले आंकड़े हैं स्टूडेंट्स, ये वाले। तो यहां अगर हम बात करें तो ये ऐसे कह रहा है कि इसमें अगर देखा जाए तो इक्विटी शेयर में कोई चेंजेस नहीं, लेकिन प्रेफरेंस शेयर जो प्रथम वर्ष में 400 लाख रुपए के थे वो अब हो गए हैं 300 लाख रुपए के। इसका मतलब 100 लाख रुपए का जो है शोधन कर दिया गया है, जिसे आप 100 में ही लिखेंगे, तो ये चला जाएगा फाइनेंसिंग
फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। इसके अलावा स्थायी परिसंपत्तियां जो कि 2400 बताई गई थी, उनके भी टुकड़े करके आपको बता रखे कि वास्तव में स्थायी संपत्तियां प्रथम वर्ष में 3400 की थी, द्वितीय वर्ष में 3600 की थी, और इन पर संचित हास यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1000 और 1200 लगाने के बाद इनका शेष 2400 एवं 2400 बचा है। साथ ही साथ आपको इस वर्ष का लाभ हानि विवरण भी दिया है, जिसमें प्रचालन से आगम बताई है 800 रुपए और अन्य आय जिसमें लाभांश से आय बताई है 1000 रुपए। यहां आपका ध्यान विशेष तौर पर मैं लेना चाहूंगा, यहां पर जो लाभांश से आय दी गई है, यदि एक संस्था सामान्य संस्था है, वस्तुओं का क्रय विक्रय करने वाली संस्था है, यानी मेरे कहने का मतलब एक वित्तीय संस्था नहीं है, जैसा कि प्रश्न की शुरुआत में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि एक वित्तीय संस्था है, तो लाभांश से अगर आय किसी संस्था को प्राप्त हो तो जरूर उसके विनियोगों पर उसे प्राप्त हुई है और यह विनियोग गतिविधि में शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन आपकी पाठ्यपुस्तक में इसका कोई समायोजन नहीं किया गया है, जो कि इस दृष्टि से गलत है। या तो यहां पर ये लाभांश से आय लिखा हुआ होना नहीं चाहिए, केवल अन्य आय होना चाहिए, और अगर लाभांश से आय है तो हम इसे ऑपरेटिंग में से लेस करेंगे क्योंकि ये इस नेट प्रॉफिट में जुड़ी हुई है, और इसे फिर विनियोग गतिविधि में इनफ्लो में शामिल करेंगे क्योंकि ये विनियोग गतिविधि का अंतर प्रवाह है। तो इससे आपके उत्तर चेंज हो जाएंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के, और साथ ही साथ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बुक के अकॉर्डिंग नहीं आएंगे, लेकिन लास्ट में जाकर आपका उत्तर फाइनली मैच होगा। और ये सॉल्यूशन अगर यहां लाभांश से आए है तो हम जो सॉल्यूशन कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग ये सही माना जाएगा। इसके बाद में व्यय की बात करें तो व्यय में 400 रुपए उपभोग किए गए माल की लागत है, कर्मचारी हित के व्यय 200 है, वित्तीय लागत में ब्याज का भुगतान आपने 200 का किया है, हास 200 है, भूकंप से हानि 1100 रुपए जिसे बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। इसका क्या करेंगे ये भी आपको समझाएंगे। तो वित्तीय लागत की कर्मचारी हित व्यय और उपभोग माल की लागत को तो आप छोड़ दें, ब्याज ऑपरेटिंग में ऐड होगा, फाइनेंसिंग में लेस होगा, डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग में ऐड होगा, और भूकंप से हानि एक बार पहले प्रॉफिट में ऊपर जोड़ दी जाएगी जैसे टैक्स को हम जोड़ते हैं क्योंकि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, और फिर नीचे जब ऑपरेटिंग में से हम टैक्स घटा देंगे उसके बाद हम भूकंप की हानि को लेस करेंगे। कराधान से पूर्व का लाभ दे रखा है 1700 और कर का भुगतान 1000 दे रखा, नेट प्रॉफिट करके बाद जो आपको दिया है वो दिया है 700। इन सारी सूचनाओं के बाद नीचे लिखा हुआ है कंपनी द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कोई लाभांश का भुगतान नहीं किया, केवल लाभांश प्राप्त किया है जिसके बारे में हमने बात कर ली है। और स्थिर परिसंपत्तियों में 1000 लाख के मूल्य की, जिसे आप 1000 ही पढ़ेंगे क्योंकि लाख को तो शॉर्ट कर दिया गया है, तो यहां पर 1000 मूल्य की भूमि पर कोई संचित हास नहीं है, उसे बिना लाभ या हानि में बेचा गया है, यानी 1000 की भूमि को 1000 में बेचा गया। तो हम फिक्स्ड असेट्स अकाउंट बना लेंगे क्योंकि लैंड उसी में इंक्लूड है, और साथ ही साथ एक्यूमुलेटेड डेट भी बनाएंगे, लेकिन वो हम तब बात करेंगे जब हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को हल करना होगा। अभी हम बात करें ऑपरेटिंग एक्टिविटी की, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए सबसे पहले हमें लेना चाहिए प्रॉफिट। प्रॉफिट का अंतर आपको नजर आ रहा है 700। इसमें दो मदों को आपको जोड़ना होगा, एक भूकंप से हानि और एक कर से जो कर आपने चुकाया है। तो यहां पर मैं आपको यही समझा देना चाहूंगा, आपका प्रॉफिट यहां पर भी 700 दिया गया है। इस 700 रुपए में आप एक तो कर जोड़ दें 1000 रुपए, और साथ ही साथ भूकंप से हानि 1100 रुपए ऐड कर दें। जब ये सब कुछ कर दें तो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हो जाता है 2800 रुपए। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। तो आइए शुरू करते हैं। यहां अगर बात की जाए तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2800 रुपए, जिसको आप बाहर लिख देंगे, और यहां कॉर्नर में मैंने रुपीज इन लाख लिख दिया है। उससे अब ये क्वेश्चन जैसे आंकड़ों में दिया गया वैसे आप हल कर सकते हैं। यहां पर वित्तीय में आपने ब्याज चुका है 200 और हास है 200, इन दोनों को आप ऐड करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, और साथ ही साथ लाभांश जो कि आपको कितना रिसीव हुआ आप देख सकते हैं अपने आय विवरण में 1000 रुपए, इसको आपको लेस करना चाहिए, जो आपकी पाठ्यपुस्तक में लेस नहीं किया गया लेकिन गलत है, वो यहां लेस होना चाहिए। जब आप इसका परिणाम निकालते हैं तो ये परिणाम निकल कर आता है 600 एडवर्स, और 2800 में से 600 घटाते हैं तो 2200 रुपए जो निकल कर आता है, या 2200 लाख आप कह सकते हैं, तो ये निकल कर आता है। इसे आप कहेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब बात करते हैं वर्किंग कैपिटल की। तो सबसे पहले बात करना चाहूंगा आपसे चालू संपत्तियों में इन्वेंट्री जो कि 1300 से 1200 हो रही है, यानी कि डिक्रीज इन इन्वेंट्री है जो कि 1300 से 1200 यानी 100 की कमी है। व्यापारिक प्राप्य भी 900 से 800 हो रहे हैं, इसमें भी 100 की कमी है, तो ये भी इनफ्लो है। और साथ ही साथ व्यापारिक देय 400 से 500, जब करंट लायबिलिटी बढ़ती है तो ये खुले में रखी जाती है। तो जो डेटर 100 से डिक्रीज हो रहे हैं वो इनफ्लो है, जो स्टॉक 100 से कम हो रहा है वो भी इनफ्लो है, और जो क्रेडिटर 100 से बढ़ रहे हैं वो भी इनफ्लो है। तो तीनों यहां ओपन में लिखे जाएंगे। तो आइए बात करते
आते हैं। वर्किंग कैपिटल की डिक्रीज इन इन्वेंट्री, सो डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, सो और इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल, सो। और हमने किसको नहीं लिया है, शॉर्ट टर्म लोन को यहां नहीं लेना है, उसे हम फाइनेंसिंग में इंक्लूड करेंगे। तो जब इसका रिजल्ट आप निकालते हैं तो ये आता है 300 और 2200 में जब इसे जोड़ते हैं तो ये आता है 2500। इसे आप कहेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन 2500। यहां अगर बात की जाए तो आपको साथ ही साथ इनकम टैक्स जो आपने कितना चुकाया है 1000 रुपए, क्योंकि टैक्स का कहीं पर बैलेंस शीट में कोई अकाउंट नहीं दे रखा है कि आप टैक्स अकाउंट बनाएं। केवल आपको क्या करना है, जितना आपने जोड़ा है उतना ही आपको घटाना है। 1000 रुपए ही आपने लाभानी खाते से चार्ज किया है तो आपने ऊपर जोड़ दिया है। जब आपने 2800 रुपए निकाले हैं तो इसमें टैक्स जुड़ा हुआ है, तो अब इस टैक्स को हम घटाएंगे और जब टैक्स को हम घटाएंगे 1000 रुपए को तो राशि निकल कर जो आएगी वो आएगी 1500, जिसे आप कहेंगे क्या, कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। अब यहां पर आपको भूकंप से हानि को यहां पर घटाना होगा, जो कि आप ऊपर पहले जोड़ चुके हैं, क्योंकि पहले एक बार पूरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो काउंट कर कर फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को घटाया जाता है। तो 1100 रुपए आपको भूकंप से हानि हुई है, इसे आप लेस कर दीजिए तो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का रिजल्ट आ रहा है 400 रुपए, जो कि धनात्मक आ रहा है। इसलिए आप लिखेंगे कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जबकि पाठ्य पुस्तक में जो आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा ये आपको मैं बता दूं। इस 1000 रुपए का समायोजन उन्होंने नहीं किया है लाभांश का, तो पाठ्य पुस्तक में 1400 आ रहा है, जो कि गलत है। लाभांश यहां से लेस होना चाहिए और साथ ही साथ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शामिल होना चाहिए। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी को करने के बाद अब हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। एक मत तो हमें मिल चुकी है, डिविडेंड रिसीव्ड हम 1000 रुपए लिखेंगे, जो कि रुपीज इन लैक्स है। अब अगर बात करें तो साथ ही साथ हमें बनाना होगा कौन सा अकाउंट, फिक्स्ड असेट्स अकाउंट। फिक्स्ड असेट्स अकाउंट में हम मूर्त परिसंपत्तियों का ये वाला बैलेंस लेंगे जिसमें डेप्रिसिएशन घटा हुआ नहीं है, और साथ ही साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं ये हमने बात कर ली है। आइए एक बार फिर से इनके ओपनिंग बैलेंस देखते हैं, 3400 और 3600 रुपए। तो सबसे पहले फिक्स्ड असेट्स ओपनिंग बैलेंस फिक्स्ड असेट्स का 3400 और क्लोजिंग बैलेंस जो दिया गया है स्टूडेंट्स वो है 3600। अब अगर बात करें जो लैंड आपने बेची उस पर कोई डेप नहीं लगाया है, वरना उस डेप को आप यहां पर लिखते, क्योंकि जब एक्यूमुलेटेड डेप बनाया जाता है तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन तो संपत्ति खाते में नहीं लिखा जाता, लेकिन यदि कोई संपत्ति बेची जाती है तो उसका एकत्रितांश लिखा जाता है। लेकिन आपने बेची है भूमि और भूमि पर किसी प्रकार का कोई एकत्रितांश नहीं है, और 1000 की भूमि को आपने 1000 में ही बेचा है, तो यहां पर लिख देंगे बाय कैश 1000। जब आप इसका टोटल लगाते हैं तो यह आता है 4600 रुपए, और इसमें से 3400 घटाने पर आपको पता चलता है कि आपने 1200 रुपए की स्थायी संपत्ति को क्या किया है, क्रय किया है, जो कि हमने अंतर करके निकाला है। तो यहां पर सेल ऑफ लैंड 1000 रुपए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ओपन में लिखे जाएंगे क्योंकि वो इनफ्लो है। 1200 रुपए सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स कह दीजिए या कोई इक्विपमेंट कह दीजिए, वो है आउटफ्लो, वो बंद में लिखा जाएगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से यहां पर कोई भी सूचना ऐसी नहीं निकलेगी जो कि मिसिंग हो, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से संबंधित जो सूचनाएं प्रश्न में दी गई है उससे खाता बराबर हो जाता है। ये आपको समझाते हैं। ओपनिंग बैलेंस जैसा कि आपको पता है प्रश्न में संचित हास का ओपनिंग बैलेंस 1000 रुपए दिया गया है, जबकि अंतिम शेष दिया गया है 1200। और जब अपने आय विवरण को आप देखते हैं तो उसमें चालू वर्ष का हास आपको नजर आता है 200 रुपए, और 200 चालू वर्ष का हास लगाने की जो जर्नल प्रविष्टि की जाती है वो जर्नल प्रविष्टि यहां पर होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जो भी आप खाते का नाम देते हैं। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन 200, और आप क्या देखते हैं ये खाता दोनों तरफ से बराबर है। इस खाते में और कौन सी सूचना आ सकती है, यदि आप कोई संपत्ति विक्रय करते और उस पर एकत्रित हास होता। यहां पर आपने संपत्ति का विक्रय तो किया है लेकिन उस पर किसी प्रकार का कोई एकत्रित हास नहीं है, इसलिए इस खाते में और कोई सूचना नहीं लिखी गई है। साथ ही साथ डिविडेंड रिसीव्ड, और इसके अलावा एक मद और आप देख सकते हैं आपकी बैलेंस शीट में, आपको बैलेंस शीट में नजर आ रहे हैं गैर चालू विनियोग जो कि 200 से 300 हुए। तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो यहां पर आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 4 मदें लेनी होगी। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसका अमाउंट है 100, डिविडेंड रिसीव्ड जिसका अमाउंट है 1000, इसके अलावा अगर बात करूं तो सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स या सेल ऑफ लैंड 1000, और परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स आप कह सकते हैं 1200, जो कि अपने खाता बनाकर निकालिए। तो आइए बात करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सेल ऑफ लैंड
1000 जो कि प्रश्न में दी गई है। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 1200, ये हमने खाता बनाकर मालूम की है स्टूडेंट्स। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट ये नॉर्मल कंपैरिजन से ही मालूम कर लिया है, इसकी कोई सूचना नहीं है। और डिविडेंड रिसीव्ड ये पाठ्य पुस्तक में आपके नहीं लिया गया है, लेकिन आपको लेना है क्योंकि आपने डिविडेंड को इन्वेस्टिंग का माना है। जब आप इसका रिजल्ट निकालते हैं स्टूडेंट्स तो इसका रिजल्ट आता है आपके 700, जबकि पाठ्य पुस्तक में माइनस में आ रहा है, जबकि आपका धनात्मक है 700, जिसे आप लिखेंगे नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग को कंप्लीट करने के बाद अब बात करते हैं फाइनेंसिंग की। फाइनेंसिंग में एक मत तो हमें पता चल चुकी है कि हमने प्रेफरेंस शेयर का शोधन किया है, ठीक है। लाभांश के लिए मना कर दिया है सवाल में, कोई लाभांश हमने नहीं चुकाया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चालू संपत्तियों में जो अल्पकालीन ऋण है 400 रुपए के लोन का भुगतान किया है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट मद जो है ब्याज का भुगतान, वो आपको मिलेगी आपके लाभानी विवरण से। जो आपने 200 लाख रुपए का ब्याज चुकाया है उसे आपको, तो यहां पर 3 मदें आपको मिल चुकी हैं। एक ब्याज का भुगतान 200, इसके अलावा अगर बात की जाए तो एक शॉर्ट टर्म लोन का भुगतान जो कि है 400, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो कि है 100। तो प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन के साथ साथ पेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म लोन जिसको 400 आप पुस्तक में लिखें क्योंकि आउटफ्लो है। इंटरेस्ट पेड 200 जैसा कि हमारा इनकम स्टेटमेंट बता रहा है, और साथ ही साथ रिडम्पशन ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 100। ये तीनों ही आउटफ्लो हैं क्योंकि तीनों में ही कंपनी ने क्या किया है, भुगतान किया है। तो 700 इसका जो बैलेंस है वो नेगेटिव आ रहा है, इसलिए आप लिखेंगे नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब बात करते हैं तीनों एक्टिविटीज के रिजल्ट की। तीनों एक्टिविटीज को मिक्स कर क्या परिणाम निकाला जाएगा। तो तीनों एक्टिविटीज के रिजल्ट की अगर बात करें तो आपने देखा ऑपरेटिंग का जो परिणाम है स्टूडेंट्स वो 400 है, और इन्वेस्टिंग का जो परिणाम है वो 700 धनात्मक है। इन्हें जोड़ने पर ये आ रहा है 1100। इसमें से 700 आप घटा देंगे किस चीज के, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के, तो ये आता है 400 जो कि है नेट कैश इंक्रीज, यानी कि A प्लस B प्लस C, यानी कि ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तीनों का परिणाम धनात्मक है, इसलिए लिखेंगे नेट कैश इंक्रीज और यहां पर लिख देंगे 400। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वो आपको बुक से उठाना होगा। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपको दिया गया है 800, और 400 में 800 जोड़ते ही आपका परिणाम क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के इक्वल 1200 के बराबर आ जाता है। इसका मतलब आपने जो प्रश्न किया है उसके पूरे तरीके से सही होने की संभावना है। तो बुक से हमने क्या डिफरेंस किया है वो आपको समझ में आ गया होगा। लाभांश जो कि उसने विनियोग गतिविधि का नहीं माना है, उसे विनियोग गतिविधि का मानने के लिए आपको ऑपरेटिंग में से उसे घटाना होगा और फिर विनियोग गतिविधि में शामिल करना होगा। उदाहरण 9 को पूरा करने के बाद अब आपकी पाठ्य पुस्तक में जो अंतिम उदाहरण रोकड़ प्रवाह विवरण का दिया गया है उसकी बात करेंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं उदाहरण संख्या 10 की। निम्नलिखित जानकारी से बंजारा लिमिटेड का रोकड़ प्रवाह विवरण बनाइए। बैलेंस शीट में फिर से आपको अमाउंट को शॉर्ट करके दिया गया है, तो आपको जैसे दिया गया आपको वैसे ही रखना है। यहां अगर बात की जाए तो अंश पूंजी जो कि दी गई है 1200 से 1500, आरक्षित एवं अधिशेष दिए गए हैं 1380 से 3410। इसके बाद में अगर बात की जाए तो दीर्घकालीन ऋण जो कि प्रथम वर्ष में 1040 थे लेकिन अब 1110 हो गए हैं। व्यापारिक देय 1890 से मात्र 150 रह गए हैं, और साथ ही साथ अन्य चालू देयताएं जो 1100 से 630 रह गई है। इसके बाद में अगर बात की जाए तो परिसंपत्तियों में स्थायी परिसंपत्तियां जो कि 850 से 730 हो गई हैं। गैर चालू निवेश 2500 से 2500 हैं, इनमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं है। इसके बाद में बात करें तो चालू परिसंपत्तियां जिसमें चालू निवेश विपणन योग्य यानी कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज, और स्टूडेंट्स इसे माना जाता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसे जिस तरीके से आप ओपनिंग कैश को नीचे लेते हैं वहीं पर इसे भी लिया जाएगा, वहां बात करेंगे। रहतिया 1950 से 900 हो रहा है, ऑपरेटिंग में शामिल कर लेंगे। व्यापारिक प्राप्य 1200 से 1700 हो रहा है, इसे भी ऑपरेटिंग में शामिल करेंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को अगर हम बात करें तो इसे हम नीचे ही नीचे लेंगे और आपके उत्तर की जांच इसी से होगी। लेकिन अन्य चालू परिसंपत्तियों को वैसे तो ऑपरेटिंग में लिया जाता है, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है प्राप्य ब्याज, और ब्याज जो मद है वो वित्तीय गतिविधि से संबंधित है, तो इसको किस तरीके से एडजस्ट करेंगे ये वहीं पर बात करेंगे।
चलिए और आगे के समायोजन देखते हैं। बिल्कुल अन्य चालू देयताएं जो ये आपको अदर करंट लायबिलिटीज दे रखी हैं 1100 और 630, उसकी डिटेल बताई गई है कि ब्याज बाकी है पिछले वर्ष का 100 और इस वर्ष का 230 और आयकर का जो शेष है ओपनिंग बैलेंस 1000 और क्लोजिंग बैलेंस 400। अगर टैक्स के बारे में नीचे सूचना दे रखी होगी तो फिर इसका अकाउंट बनाएंगे, वरना 1000 को मानेंगे चुकाया हुआ और 400 को मानेंगे चार्ज किया हुआ। स्थायी संपत्तियों के जो शेष यहां पर दिए गए हैं, अगर उनकी हम बात करें तो मूल संपत्तियां 2180 और 1910, जिसमें से डेप्रिसिएशन घटा रखा है 1910 में से 1060 और 1450, जिसके बाद शेष बचे हुए हैं 850 और 730। उदाहरण संख्या 9 में हमने इन शेषों को काम में लेकर और संपत्ति खाता बनाया था, तो हमें बनाना पड़ा था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब हम इन शेषों को काम में लेकर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप इन शेषों को लेकर स्थायी संपत्ति खाता बनाएंगे। तो आपको यहां पर मैं इन शेषों से सिखाऊंगा ताकि आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किस स्थिति में बनाकर और ना बनाकर दोनों तरीके से आपको समझ में आ सके कि अगर ना बनाए तो किन शेषों से बनाना है, अगर आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं बनाना चाहते तो डेप्रिसिएशन घटाने के बाद जो शेष दिए गए हैं संपत्ति के उनको आप ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस के रूप में काम में लेंगे, और यदि आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना चाहते हैं तो फिर आप बिना घटाए गए बैलेंसेस को काम में लेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपको चालू वर्ष का लाभान्वित विवरण दिया रखा है जिसमें प्रचालन से आगम 30,650 है और अन्य आय में लाभांश से आय 640 रुपए दे रखी है। इसके बाद में अगर बात करूं तो आपको दिया गया है उपभोग किए गए माल की लागत, वित्तीय लागत ब्याज दिया गया है तो ऑपरेटिंग में जोड़ा जाएगा और फाइनेंसिंग में से लेस किया जाएगा। हाँ 450 ये क्या किया जाएगा, ऑपरेटिंग में क्या करना है, आपको जोड़ना है और फाइनेंसिंग में से लेस करना है। आगे की अगर बात करें तो आपको कुल व्यय दिए गए हैं, उसके बाद में कर से पूर्व लाभ 3530, कर घटाने के बाद लाभ दिया गया है 3230 रुपए। इसके बाद में जो अन्य आय आपको दे रखी है 640, उसके बारे में बताया गया है कि उसमें ब्याज की आय 300 रुपए है, लाभांश से आय 200 रुपए है और भूकंप आपदा निपटान से बीमा की प्राप्ति हुई है 140 रुपए। पिछले सवाल में बीमा से हानि थी, यहां पर मतलब भूकंप से हानि थी, यहां पर भूकंप से हानि हुई लेकिन बीमा कंपनी ने पैसा दे दिया, तो ये आय की तरह ट्रीट होगा जो कि इस प्रॉफिट में शामिल है 3230 में। तो एक बार पहले लेस करेंगे और फिर नीचे इसको ऐड करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। तो यहां सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी को चालू करने के लिए सबसे पहले हमें करंट ईयर का प्रॉफिट लेना है। करंट ईयर के प्रॉफिट के लिए हमें क्या करना होगा, जो क्लोजिंग बैलेंस प्रॉफिट का दे रखा है कितना 3410 रुपए, उसमें से हमें घटाना होगा 1380 और जब आप इसको लेस करते हैं तो आपको पता चलता है कि 2030 रुपए का प्रॉफिट आता है। अब अगर बात करें तो यहां पे कौन कौन सी मदों को जोड़ना है, एक तो जोड़ना है आपको कर को, कर कितना दिया गया है वो आपको आय से पता लगेगा 300, तो एक तो कर को जोड़ना है 300, साथ ही साथ इसको जोड़ने के बाद आपको इसमें से लेस करना है 140 को। क्यों लेस करना है 140 को, क्योंकि वो क्या है 2330 में से 140 क्यों लेस करना है, क्योंकि भूकंप से आपको प्राप्ति हुई है। और जब आप ऐसा करते हैं स्टूडेंट्स तो आपका प्रॉफिट आ जाता है, करंट ईयर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है 2190 और लाभांश का समायोजन हम नीचे करेंगे, वो बाद में जोड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर यहाँ बात की जाए तो कौन कौन सी मदें जो आपको देखनी होगी, यहाँ पे कुछ समायोजन दे रखे हैं, पहले इनको भी पढ़ लेते हैं। 250 रुपए की राशि की अंश पूंजी निर्गमित की गई है और 250 रुपए की एक अतिरिक्त राशि दीर्घकालीन ऋण के रूप में उठाई गई है। दोनों ही मदें कहां शामिल की जाएगी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। ब्याज व्यय 400 रुपए था जिसमें 170 रुपए को अवधि के दौरान चुकाया गया है और पूर्व अवधि से संबंधित ब्याज के 100 रुपए भी इसी अवधि के दौरान चुकाए गए हैं, यानी कि 170 रुपए करंट ईयर का और 100 रुपए
पिछले वर्ष का चुकाया गया। लाभांश के 1200 रुपए चुकाए गए जिसे आप ऑपरेटिंग में जोड़ेंगे और फाइनेंसिंग में से लेस करेंगे। अवधि के दौरान उद्यम में 350 रुपए की स्थायी परिसंपत्तियां प्राप्त की और इसका रोकड़ में भुगतान किया, यानी आपने 350 रुपए की संपत्तियां खरीद कर इनका पेमेंट कर दिया है। संयंत्र की मूल लागत 80 रुपए थी, संचित हाथ 60 रुपए था, इसे 20 रुपए में बेचा गया है। व्यापारिक प्राप्तियों तथा व्यापारिक देय के अंतर्गत केवल उधार बिक्री और उधार खरीद शामिल है। ये पॉइंट यहां प्रभावित नहीं करेगा क्योंकि ये जब रोकड़ प्रवाह प्रत्यक्ष विधि से बनाया जाता है उन बातों को प्रभावित करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको करंट ईयर का प्रॉफिट बता दिया गया है, कितना निकला है बिफोर टैक्स, हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट निकला है 2100 रुपए। तो आइए शुरू करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। और यहां अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको दिया गया है 2190। इसके अलावा एक एक मद को हम देखते हैं। डेप्रिसिएशन जोड़ा जाएगा जो कि हमें कहां से मिलेगा, ये हमें मिलेगा आय विवरण से, जो कि दे रखा है 450 रुपए और ब्याज दे रखा है 400 रुपए। इन दोनों ही मदों को यहां पर जोड़ दीजिए तो डेप्रिसिएशन है 450 और साथ ही साथ आपको दिया गया है इंटरेस्ट एक्सपेंसेस आपको जो जोड़ने हैं। तो इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो इंटरेस्ट यहां पर जो दिए गए हैं एक्सपेंसेस के रूप में वो है 400। तो इंटरेस्ट 400, इनकम के रूप में आपको क्या क्या मिला है। ब्याज की आय 300 रुपए मिली है, लाभांश की आय 200 रुपए मिली है और इसको अब घटाने की जरूरत नहीं, इसको हम प्रॉफिट में समायोजित कर चुके हैं। तो लाभांश की आय 300 और ब्याज की आय कितनी, ब्याज की आय 300 और लाभांश की आय 200। इन दोनों मदों को भी आपको क्या करना होगा, इसमें से लेस करना होगा। इसके बाद में डिविडेंड पेड जो कि समायोजन में दे रखा है 1200 रुपए, इसको आपको ऐड करना होगा। अब इन सभी का रिजल्ट जब हम निकालते हैं तो ये रिजल्ट निकल कर आता है 2050 माइनस 500 1550। 2190 में 1550 को जोड़ने पर 3740 रुपए आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब बात करते हैं वर्किंग कैपिटल की, और यहां अगर वर्किंग कैपिटल को देखा जाए तो हमें देखना होगा बैलेंस शीट में। तो सबसे पहले हमें नजर आता है स्टॉक जो कि 1950 से 900 हो रहा है, यानी 1050 से स्टॉक में कमी हो रही है। तो इनफ्लो है, इसे ओपन में लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इंक्रीज इन इन्वेंट्री 1050। ट्रेड रिसीवेबल की अगर बात करें तो ट्रेड रिसीवेबल को हम देखें अगर, तो ट्रेड रिसीवेबल का जो अमाउंट है स्टूडेंट्स वो आ रहा है 1200 से 1700। तो 500 से ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ ट्रेड पेबल 1890 से 150 हो रहे हैं, उनका भी अमाउंट आपको बताएंगे। तो ट्रेड रिसीवेबल 500 से बढ़ोतरी है, इसको तो आप बंद में लिख दें। और 1890 से 150 के ट्रेड पेबल में कमी हो रही है, और कितनी कमी हो रही है, 1740 की। और अगर इसमें 1740 की कमी है तो इसको भी कोष्टक में रखेंगे। अब इन सभी का रिजल्ट निकालेंगे, और इन सभी का रिजल्ट निकालने पर हमें पता लगता है इसका अमाउंट जो आ रहा है वो आ रहा है 1740 प्लस 500। तो जब इसे जोड़ते हैं तो 140 में से 1050 को घटा दें, $3740 में से जब 1190 को घटाते हैं तो ये आता है 2550, जिसे आप कहेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। अब बात कर रहे हैं टैक्स की, और यहां पर अगर मैं टैक्स की बात करूं स्टूडेंट्स तो टैक्स से संबंधित 3 सूचनाएं आपको दे रखी हैं, क्योंकि लाभ हानि खाते से जो चार्ज किया है वो 300 है, और ओपनिंग बैलेंस टैक्स का 1000 है, और क्लोजिंग बैलेंस 400 रुपए आपको दिया गया। तो आइए प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाकर कितना टैक्स हमने वास्तव में चुकाया है वो अकाउंट बनाकर हमें मालूम चलेगा। तो प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस जो दिया गया है वो 1000 है,
क्लोजिंग बैलेंस जो दिया गया है वो 400 है स्टूडेंट्स। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल वाला अमाउंट इधर लिखा जाता है क्योंकि एंट्री होती है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स, जो कि 300 रुपए दिया गया है। जब इसका टोटल आप लगाते हैं तो 1300 है, 1300 में से 400 घटाते हैं तो ये 900 रुपए आपका टैक्स पेड का अमाउंट आ जाता है। तो यहां अगर बात की जाए तो 900 रुपए टैक्स पेड आप घटाएं, और जब 2550 में से 900 टैक्स पेड घटाते हैं तो अमाउंट बचता है 1650 रुपए, जो कि कैश फ्लो है बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। और जैसा कि आपको पता है कि यहां पर भूकंप के कारण 140 रुपए की क्या हुई है, आपको प्राप्ति हुई है। जैसा कि प्रश्न में दे रखा है कि 140 रुपए आपको ये रहा 140 रुपए भूकंप आपदा से निपटान की प्राप्तियां हुई हैं, जो कि आपने ये वाला प्रॉफिट निकालते समय एक बार लेस कर दिया था क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को नीचे लिया जाता है। तो अब 140 रुपए आप इसमें ऐड कर देंगे, और जब 140 को आप ऐड करते हैं तो फाइनल रिजल्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी का निकल कर आता है 1790, और आप 1790 के सामने लिख देंगे नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को कंप्लीट करने के बाद बात करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए आपको क्या करना होगा स्टूडेंट, सबसे पहले आपको देखना होगा संपत्तियों को। तो यहां पर संपत्ति जो दी गई है ओपनिंग बैलेंस 850 और क्लोजिंग बैलेंस 730 है। साथ ही साथ सूचनाओं में अगर मैं देखूं तो यहां पर जो सूचना दी गई है वो ये दी गई है कि आपने 350 रुपए की स्थायी संपत्ति खरीदी है और 20 रुपए की एक स्थायी संपत्ति को बेचा है। एकत्रित हाथ से अब कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं बना रहे हैं। हानि बिल्कुल भी नहीं हुई है स्टूडेंट्स, क्योंकि 80 की चीज पर 60 आज तक का डेप्रिसिएशन लग चुका और 20 में उसे बेचा, तो ना तो लाभ हुआ ना हानि। अगर यहां पर हानि या लाभ होता तो उसका समायोजन हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी करना पड़ता। तो चलिए हम बनाते हैं फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, और उसके लिए सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए एक तो हांस की राशि जो कि दे रखी है 450 रुपए चालू वर्ष का हांस, और ओपनिंग बैलेंस 850 और 730 दिए गए हैं। तो यहां पर अगला अकाउंट है फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी संपत्ति का खाता है, ओपनिंग बैलेंस इधर लिखा जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस 730। साथ ही साथ बात करना चाहूंगा, आपने डेप्रिसिएशन लगाया है संपत्तियों पर 450 रुपए, और एक संपत्ति आपने 20 में बेची है तो उसे बाय कैश लिखेंगे, और साथ ही साथ 350 रुपए की संपत्ति को आपने क्रय किया है। जब आप इसका योग लगाते हैं तो आप पाते हैं कि इसका योग दोनों तरफ से क्या होता है स्टूडेंट्स, बराबर हो जाता है। दोनों तरफ से इसका योग बराबर है। तो यहां पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सेल ऑफ प्लांट 20 और परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 350, इन दो मदों को लिखा जाएगा। इसके अलावा और कौन कौन सी मदें हैं जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शामिल की जाएगी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। यहां पर आपको ब्याज और जो लाभांश की आय हुई है, जो प्राप्ति हुई है, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगी। लेकिन यहां पर थोड़ी सी सावधानी है, लाभांश की आय तो 200 रुपए ही थी और 200 रुपए ही आपको प्राप्त हुई है, लेकिन अगर ब्याज की आय की बात करूं तो 300 मिलना चाहिए था। लेकिन जब आप अपनी संपत्तियों को देखते हैं तो आपको चालू संपत्तियां नजर आती है, प्राप्य ब्याज चालू वर्ष का 100 रुपए, यानी अभी 100 रुपए ब्याज के मिलना बाकी है। इसका मतलब ब्याज के 200 रुपए ही प्राप्त हुए, तो लाभांश के 200, ब्याज के 200। तो यहां किस तरीके से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इन मदों को दिखाएंगे ये आपको समझा देते हैं। सबसे पहले परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स जो कि है 350, इसे आप कोष्टक में रखें क्योंकि प्रोसीड ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट जो कि है 20, इंटरेस्ट रिसीव्ड 200। कैसे स्टूडेंट्स, आपको 300 रुपए ब्याज की आय बता रखी है लेकिन 100 रुपए इस साल का बाकी है, ये प्राप्त नहीं हुआ। इसका समायोजन ऑपरेटिंग में नहीं करना है, वो एक करंट असेट्स है, लेकिन नहीं, इसका समायोजन यहां पर आकर करना है। और डिविडेंड 200 का 200 है क्योंकि उसके संबंध में कोई सूचना नहीं है। रिसीव वाला है, पेड वाला नहीं है। पेड 1200 जो है वो फाइनेंसिंग में जाएगा, ब्याज जो पेड है वो भी फाइनेंसिंग में जाएगा, उसका समायोजन वहां पर करेंगे। तो यहां पर अगर इसका परिणाम हम निकालें तो इसका परिणाम आता है 70 रुपये पॉजिटिव आता है, इसलिए नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब बात करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए सबसे पहले तो हमें बनाना होगा
लायबिलिटी साइड में अगर हम देखें तो हमें पता चलता है कि हमने जो शेयर जारी किए हैं वो कितने के किए हैं। यहाँ पर जो सूचना हमें मिल रही है वो ये मिल रही है कि हमने जो शेयर जारी किए हैं वो 250 के जारी किए हैं। तो इशू ऑफ शेयर जो लिखा जाएगा वो 250 लिखा जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स तो यहाँ पर 250 का ही आपने लोन लिया है, लेकिन लोन के लिए और भी अतिरिक्त सूचना अगर कुछ है तो उसे चेक करने के लिए हमें वर्किंग नोट बनाना होगा। तो पहले हम देखते हैं लोन का ओपनिंग बैलेंस, और लोन का अगर हम ओपनिंग बैलेंस देखते हैं स्टूडेंट्स तो लोन का ओपनिंग बैलेंस हमें नजर आ रहा है 1040 और 1110। तो यहाँ पर लोन का ओपनिंग बैलेंस है 1040 और क्लोजिंग बैलेंस है 1110। तो आइए लोन अकाउंट बनाकर इन सूचनाओं को ज्ञात करते हैं। लॉन्ग टर्म लोन ओपनिंग बैलेंस 1040, क्लोजिंग बैलेंस 1110। साथ ही साथ हमें कहा गया है कि 250 रुपए का लोन हमने और लिया है। जब हम इसका योग लगाते हैं तो ये आता है 1290, और 1290 में से 1110 घटाने पर आपको पता चलता है कि 180 का ऋण आपने भुगतान कर दिया है। तो अब इन्हें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में किस तरह से लिखा जाएगा उसकी बात करते हैं। प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल 250, जैसा कि पॉइंट नंबर 1 में कहा गया है। प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोविंग, ये भी 250 है क्योंकि 250 ही आपने प्राप्त किया है। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोविंग 180 आपने लोन का पैसा चुकाया है जो कि हमने खाता बनाकर निकाला है 180। साथ ही साथ अब आपको समझाना चाहूंगा मैं ब्याज कितना चुका है और डिविडेंड कितना चुका है। तो डिविडेंड तो आपको पता है स्टूडेंट्स आपने 1200 चुकाया है, लेकिन ब्याज के लिए आपको कुछ बातों को समझना होगा। वो क्या है वो जरा देखें। एक तो इस पॉइंट में ब्याज का वे 400 था जिसमें से 170 इस साल का चुकाया है और 100 जो चुकाया है वो पिछली अवधि का चुकाया है। यानी वास्तव में देखा जाए तो हमने लोन के 270 रुपए चुकाए। लेकिन अगर ये सूचना नहीं भी दी जाए तो किस तरीके से आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो उसके लिए आप देखें आय विवरण में सबसे पहले ब्याज का खर्चा 400 है। अब आ जाइए ब्याज की बकाया पिछले वर्ष का 100 है और इस साल का 230 है। तो इसे किस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं उसका भी हमने वर्किंग नोट लगाया है, तो आइए वो भी आपको समझा देते हैं। ब्याज का व्यय जो है इस वर्ष का 400 है और गत वर्ष का ब्याज का जो बकाया है स्टूडेंट्स वो है 100। यानी अगर वास्तव में देखा जाए तो कुल ब्याज का व्यय इस साल होना चाहिए 500, इस साल का 400 और पिछले साल का 100, लेकिन अभी भी चालू वर्ष में कितना बाकी है 230। इसका मतलब आपने 270 रुपए ब्याज के चुकाए हैं। वो ही पॉइंट ये प्रश्न में कहना चाहता है, लेकिन आपको समझा दिया ताकि आपको अच्छा समझ में आए क्या कहना चाह रहा है। ब्याज व्यय 400 जिसमें से 170 रुपए का इस साल का चुकाया है और 100 रुपए का पिछले साल का चुकाया, यानी 270 चुकाया है टोटल और अभी भी 230 रुपए बाकी है। अब इसे किस तरीके से शो करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, तो वो देखिए यहां पर इंटरेस्ट पेड आप लिखेंगे 270 क्योंकि 270 ब्याज का आपने भुगतान कर दिया है और इसे आप क्या करेंगे कोष्टक में रखेंगे। बात करते हैं इसके शुद्ध परिणाम की, तो 180 जो कि ऋणात्मक है और 270 1200, 1650 में से 500 जो कि है ये ऋणात्मक है, इसे घटाने के बाद ये आता है 1150 रुपए ऋणात्मक, जिसे आप लिखेंगे नेट कैश आउटफ्लो। अब तीनों एक्टिविटीज के परिणामों को आपको एक साथ करना होगा। तो यहां अगर बात करें ऑपरेटिंग एक्टिविटी से परिणाम आए हैं 1790, साथ ही साथ 70 इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से धनात्मक परिणाम है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। 1860 में से आपको 1150 फाइनेंसिंग एक्टिविटी का जो ऋणात्मक रिजल्ट है उसे घटाना होगा और जब आप ऐसा करते हैं तो ये परिणाम आता है 710 नेट कैश इंक्रीज ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ नेट कैश इंक्रीज ए प्लस बी प्लस सी तो हमने ले लिया है स्टूडेंट्स, लेकिन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट केवल यहाँ पर ये ही नहीं होगा कि आप सिर्फ कैश को ले लें, क्योंकि यहां पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के साथ साथ आपको चालू निवेश को भी शामिल करना होगा। तो इसका भी हमने वर्किंग नोट लगाया है। 135 और 25 दे रखा है और 670 और 200 दिया हुआ है। तो देखिए इसे किस तरीके से पहले वर्किंग नोट में तैयार करते हैं।
कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस दिया गया है 25, जबकि क्लोजिंग बैलेंस जो दिया गया है वो दिया गया है 200। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो जो ओपनिंग बैलेंस दिया गया है स्टूडेंट्स वो दिया गया है 135, और जो क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है वो दिया गया है 670। ओपनिंग में ओपनिंग कैश में आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ओपनिंग वाले को जोड़ दीजिए और क्लोजिंग कैश में क्लोजिंग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को जोड़ दीजिए। तो यहां अगर बात की जाए तो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आता है 160 और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आता है 870। तीनों एक्टिविटीज के परिणाम में आपको ओपनिंग कैश 25 ना जोड़कर जोड़ना होगा 160 और जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो आना चाहिए 870, तभी आपका उत्तर सही माना जाएगा। तो यहां पर तीनों एक्टिविटीज का रिजल्ट जो कि 710 आ रहा है, इसमें जैसे ही मैं 160 को ऐड करता हूं तो क्लोजिंग जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है उसकी राशि आ जाती है 870। इसी के साथ उदाहरण संख्या 10 भी पूरा होता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक के इस अध्याय के अंकित प्रश्नों की। तब तक के लिए धन्यवाद।